जिंदा और मुर्दा, इन दोनों में असल फर्क क्या है? कभी सोचा है? मतलब एक पत्थर और एक पेड़ में वो कौन सी बुनियादी चीज है जो एक को जीवन देती है और दूसरे को नहीं? हाँ, और इसका जवाब किसी बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटी लगभग अदृश्य इकाई में छिपा है। और जीवन का वो सारा रहस्य, सारी जटिलता उसी एक इकाई से शुरू होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें एक अलग नजर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। आज हम जीवन की उसी इकाई यानी सेल या कोशिका की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें इस विषय पर कुछ क्लासिक रिसर्च और कुछ आधुनिक वीडियो लेक्चर भी शामिल हैं। और हमारा मिशन है इन सबको मिलाकर एक ऐसी कहानी तैयार करना जो हमें बताए कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई काम कैसे करती है और इसे समझने का हमारा सफर कैसा रहा। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है उस इंसान से जिसने पहली बार इस दुनिया की एक झलक देखी। रॉबर्ट हुक। हाँ, ये बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और वो एक तरह से अपने समय के जीनियस थे, आर्किटेक्ट, आविष्कारक, सब कुछ। और उनकी खासियत थी कि वो चीज़ों को बहुत करीब से देखना पसंद करते थे। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था। जी, जो उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस्ड था। जी। और एक दिन उन्होंने बस यूं ही उस माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा रख दिया। कॉर्क मतलब जो वाइन की बोतलों पर लगता है? वही। और जो उन्हें दिखा वो हैरान करने वाला था। क्या दिखा उन्हें? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी कोठरियों वाली एक संरचना दिखाई दी। हजारों छोटे छोटे खाली कमरे एक दूसरे से सटे हुए। लैटिन भाषा में छोटे कमरे को सेल्यूला कहते हैं और उसी से उन्होंने इन छोटे छोटे कमरों को सेल नाम दिया। उन्होंने ये सब अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा भी। एक मिनट, लेकिन कॉर्क तो पेड़ की छाल से बनता है जो कि मृत होती है, नॉन लिविंग। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने असल में जीवन नहीं देखा? उन्होंने तो बस खाली डिब्बे देखे थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हुक ने जो देखा वो असल में मृत पौधे की कोशिकाओं की दीवारें थीं, सेल वॉल। अच्छा। अंदर का सारा जीवन, सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका था। तो हाँ, उन्होंने खाली घर की खोज की थी। तो फिर उस घर में रहने वाले असली जीव को किसने देखा? उसके लिए कहानी में एंट्री होती है एक डच कपड़ा व्यापारी की, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक कपड़ा व्यापारी? ये तो और भी दिलचस्प है। जी हाँ, ल्यूवेनहॉक कोई ट्रेन्ड साइंटिस्ट नहीं थे। उनका काम था कपड़ों की क्वालिटी जांचना, जिसके लिए वो लेंस घिसकर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते थे। और वो इस काम में माहिर हो गए। इतने माहिर कि उनके बनाए माइक्रोस्कोप्स उस जमाने में सबसे शक्तिशाली थे। और अपनी इसी हॉबी के चलते लगभग 1674 में उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद को अपने लेंस के नीचे रखा और उनकी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पानी की उस एक बूंद में एक पूरी दुनिया बसती है। छोटे छोटे जीव तैर रहे थे, घूम रहे थे। उन्होंने उन्हें एनिमल्क्यूल्स नाम दिया। यानी छोटे जानवर? हाँ, उन्होंने अपने दांतों की खुरचन में भी बैक्टीरिया को देखा। ये पहली बार था जब इंसान ने जीवित चलती फिरती कोशिकाओं को देखा था। ये एक क्रांति थी। तो सोचिए, 17वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों के हाथ में एक बहुत बड़ा सुराग था, पर यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी। अगला बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर जीवन का कोई बुनियादी नियम है? और इसी सवाल ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की नींव रखी। इसमें लगभग 150 साल और लग गए। 150 साल? हाँ, कहानी पहुंचती है 19वीं सदी में जर्मनी। यहाँ दो वैज्ञानिक अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। एक थे माथियास श्लाइडन, एक बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री, और दूसरे थे थियोडोर श्वान, जो एक जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विज्ञानी थे। कमाल है। मतलब एक वैज्ञानिक सिर्फ पेड़ पौधों को देख रहा है, दूसरा सिर्फ जानवरों को, और दोनों अलग अलग काम करते हुए एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। श्लाइडन ने 1848 में हजारों पौधों को स्टडी करने के बाद कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं। और ठीक एक साल बाद 1839 में श्वान ने कहा कि सभी जानवर भी कोशिकाओं से ही बने हैं। तो उन्होंने मिलकर एक हाइपोथेसिस दे दी कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। सही। एक मिनट, तो सब कुछ कोशिकाओं से बना है, ये तो ठीक है, पर ये कोशिकाएं बनती कैसे हैं? मतलब क्या वो बस हवा में से पैदा हो जाती हैं
ये सिद्धांत तो अधूरा लगता है। बहुत जरूरी सवाल है और यही उस समय की सबसे बड़ी पहेली थी। श्लाइडन और श्वान को भी यही लगता था कि कोशिकाएं शायद किसी गैर जीवित पदार्थ से क्रिस्टल की तरह बन जाती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इस पहेली को 1855 में रूडोल्फ विर्चो नाम के एक जर्मन डॉक्टर ने सुलझाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत दमदार और सीधी बात कही, लैटिन में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। वो कहीं से भी जादू की तरह प्रकट नहीं होती। हर कोशिका अपने जैसी और कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती है। तो इस एक लाइन ने कोशिका सिद्धांत को पूरा कर दिया। जी हाँ। तो अगर आज हमें सेल थ्योरी को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? आधुनिक कोशिका सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ है। पहला, सभी जीवित जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। ठीक है। दूसरा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि जीवन का पूरा ढांचा भी सेल ही बनाता है और शरीर के सारे काम भी उसी के लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो जीवन का बुनियादी नियम तय हो गया। लेकिन जैसा कि विज्ञान में होता है, एक जवाब मिलते ही 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे कि क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। जब वैज्ञानिकों ने और गहराई से देखना शुरू किया, खासकर 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, तो उन्हें पता चला कि कोशिकाओं की दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के डिजाइन हैं। 2 तरह के? हाँ, एक बहुत ही सरल और पुराना, और दूसरा कहीं ज्यादा जटिल और नया। इन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा गया। ये नाम सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ। इनमें असल फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क इनके कंट्रोल सेंटर का है। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, तो प्रो मतलब पहले और यू मतलब असली। तो प्रोकैरियोटिक मतलब असली न्यूक्लियस से पहले। सही, मतलब इसमें झिल्ली से घिरा हुआ कोई व्यवस्थित केंद्रक नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस साइटोप्लाज्म में एक जगह गुच्छे की तरह पड़ा रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। बिल्कुल, बैक्टीरिया और आर्किया इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये बहुत छोटी, सरल होती हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे झिल्ली वाले अंग नहीं होते। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनसे हम बने हैं। सही कहा, हम और हमारे आसपास के सारे पेड़ पौधे और जानवर। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ असली कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर हमारा डीएनए सुरक्षित रहता है। तो ये एक छोटे से कमरे और एक पूरे महल के बीच का फर्क है। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल उठता है। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसे खास पावर हाउस होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब नहीं होता, तो वो अपनी ऊर्जा कैसे बनाती हैं? वो जिंदा कैसे रहती हैं? ये एक शानदार सवाल है। देखिए, प्रकृति के पास हर समस्या का एक जुगाड़ होता है। अच्छा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उनकी जो बाहरी परत है, प्लाज्मा झिल्ली, वो अंदर की तरफ मुड़कर एक विशेष संरचना बनाती है। अंदर की तरफ? हाँ, उसे मीसोजोम कहते हैं और ये मीसोजोम ही श्वसन और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली काम करती है। और मैंने पढ़ा है कि इनके पास एक और सुपर पावर होती है, कुछ अतिरिक्त डीएनए के रूप में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनके मुख्य डीएनए के अलावा कई बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नाम के छोटे गोल अतिरिक्त डीएनए भी होते हैं। और ये प्लाज्मिड उन्हें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी अनोखी क्षमताएं दे सकते हैं। एग्जैक्टली। मतलब एक बैक्टीरिया अपनी सुपर पावर जैसे किसी एंटीबायोटिक से बचने की शक्ति दूसरे बैक्टीरिया को इस प्लाज्मिड के जरिए दे सकता है। ये तो बैक्टीरिया का अपना इंटरनेट हो गया। एक तरह से, हाँ। ठीक है, तो हमने 2 तरह की कोशिकाओं के बीच का बड़ा अंतर समझ लिया। मुझे लगता है अब हमें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झांक कर देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम उसी से बने हैं। आपने इसे एक व्यस्त शहर कहा था, तो चलिए इस शहर का एक टूर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ चलें? इस शहर का मेयर कौन है? इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है इसका कंट्रोल सेंटर, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका का मस्तिष्क है? सही। इसी में कोशिका की पूरी ब्लूप्रिंट यानी डीएनए क्रोमोसोम के रूप में सुरक्षित रहती है। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। अगर केंद्रक कंट्रोल सेंटर है, तो शहर को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली भी चाहिए होगी।
वो कहाँ से आती है? उसके लिए शहर में जगह जगह हजारों पावर हाउस लगे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी के रूप में स्टोर करते हैं, जो कोशिका की एनर्जी करेंसी है। बिना एटीपी के कोई काम नहीं हो सकता। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है ना? हाँ, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का गोलाकार डीएनए होता है, ठीक बैक्टीरिया की तरह। और उसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे आज के बैक्टीरिया में मिलते हैं। जबकि हमारी अपनी कोशिकाओं में 80S प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक भी कहते हैं। वो अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। और इस पूरे शहर की एक सीमा भी तो होगी, एक बाउंड्री। वो काम करती है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये शहर की गेटकीपर है। ये नियंत्रित करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और इस शहर में जो कुछ भी है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जिस जेली जैसे पदार्थ में तैरते हैं, उसे जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। महान वैज्ञानिक हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की, लेकिन एक पौधे की कोशिका और एक जानवर की कोशिका दोनों यूकैरियोटिक होते हुए भी हूबहू एक जैसी तो नहीं होती। नहीं। इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? पौधों की कोशिकाओं में दो ऐसी खास चीजें होती हैं जो जंतु कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं होती। पहली है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये कोशिका झिल्ली के भी बाहर एक कठोर परत होती है। हाँ, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और यही वो चीज है जिसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। अरे हाँ। ये सेल वॉल पौधे को एक निश्चित आकार और मजबूती देती है, जिससे वो बिना हड्डियों के भी सीधा खड़ा रह पाता है। और दूसरी चीज तो पौधों के लिए और असल में पूरी पृथ्वी के लिए जीवन का आधार है। बिल्कुल। दूसरी चीज है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे के सोलर पावर प्लांट है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है। सही। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर पौधे के लिए भोजन बनाता है। जंतुओं में यह नहीं होता, इसीलिए हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो आज हमने कोशिका की इस अद्भुत दुनिया को समझा, उसकी खोज की कहानी से लेकर जीवन को चलाने वाले 3 बुनियादी नियमों तक। और हमने कोशिकाओं के 2 मुख्य डिजाइन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी देखा, और ये भी कि कैसे एक कोशिका किसी व्यस्त शहर की तरह काम करती है। और जाते जाते एक विचार। हाँ, हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का अपना खुद का डीएनए होता है, अपने 70S राइबोसोम होते हैं। ये कोशिका के अंदर एक कोशिका जैसा लगता है, बहुत अजीब है ना? हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी देश के अंदर एक और स्वशासित देश हो। ऐसा क्यों है? इसी ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी दी है, जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? उनका मानना है कि ये दोनों अंग अरबों साल पहले स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं, जैसे आज के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। और शायद किसी बड़ी आदिम यूकैरियोटिक कोशिका ने उन्हें निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय उनके साथ एक साझेदारी कर ली। एक साझेदारी किस तरह की? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बैक्टीरिया ने उसे कुशलता से ऊर्जा बनाकर देना शुरू किया, और क्लोरोप्लास्ट जैसे बैक्टीरिया ने भोजन। बदले में इन छोटे बैक्टीरिया को एक सुरक्षित घर मिल गया। और धीरे धीरे लाखों सालों में ये साझेदारी इतनी गहरी हो गई कि वे हमेशा के लिए उसी बड़ी कोशिका का हिस्सा बन गए। तो इसका मतलब हम जो हैं वो एक बहुत पुरानी दोस्ती का नतीजा है। इसका मतलब ये है कि हम जिन जटिल कोशिकाओं से बने हैं वो शायद अरबों साल पुराने एक महान विलय का नतीजा है। हमारे हर सेल के अंदर उन प्राचीन मेहमानों की विरासत छिपी है, जो अब हमारे अपने बन चुके हैं। हमारे अंदर अरबों साल का इतिहास सांस ले रहा है।